हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 9th में आपका टिश्यूज वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ऊतकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। पिछले कुछ सेशंस में हमने जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में बात कर ली थी कि वो 4 प्रकार के होते हैं। अब जो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं जंतुओं में, उसी तरह से पौधों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स का मतलब होता है कि वो स्टेम्स की या रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सियल ग्रोथ के लिए किसी भी पौधे में। एक्सियल ग्रोथ का मतलब कि हवा में पौधा कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप देख रहे हैं। एपिकल बड पे प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपका रूट्स की टिप पे और जड़ की भी टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सिलरी बड के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट्स की एक्सियल ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम्स जो कंटेन्स शूट एपिकल मेरिस्टेम्स और रूट में कंटेन्स रूट एपिकल मेरिस्टम। यानी अगर जड़ में वो पाया जा रहा है तो रूट एपिकल मेरिस्टम कहलाएगा, और अगर शूट में पाया जा रहा है तो शूट एपिकल मेरिस्टम कहलाएगा। तो रूट एपिकल मेरिस्टम को हम क्या कहेंगे? जड़ों में पाया जाने वाला शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, उसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। अब एपिकल मेरिस्टम्स के बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेस ऑफ द इंटरनोड्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोडल रीजन। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं, इंटरनोड्स के बीच का जो रीजन है, जो 2 पर्व संधियों के बीच की जगह है, उसमें जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आप सभी को पता है कि ये जो है ये नोड्स हैं और ये क्या है, उसके बीच में इंटरनोड कहलाता है। यानी 2 नोड्स के बीच की जगह को हम इंटरनोड कहते हैं। और ऊपर ऊपर क्या होते हैं? ये हैं आपके पर्व। संधियां। और ये क्या है? ये है पर्व। तो पर्व की जो लंबाई बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ती है? जोन ऑफ इलांगेशन होता है इंटरनोड के बेस पर। यहाँ पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम से प्रेजेंट होते हैं और ये इन दोनों के बीच की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तीसरे प्रकार का मेरिस्टम पाया जाता है बच्चों, लेटरल मेरिस्टम। ये लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम के रूप में ये पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्टम्स जो होते हैं पौधे का जो तना होता है उसकी चौड़ाई को बढ़ाने में, मोटाई जो उसकी बढ़ती है उसमें सहायक होते हैं। तो तने की साइड में इधर की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। इससे तना जो है वो अपनी मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए। 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए। ये सभी बच्चे हिंदी वाले भी नोट कर लेंगे। विभाज्य ऊतक जो है, ऊतक ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका एपिकल, जो रूट्स एंड शूट्स की टिप पे पाया जाता है। दूसरा होता है इंटरकैलरी, जो कहाँ पे पाया जाता है? इंटरनोड्स के बेस पर। इंटरनोड्स के बेस पर।
और तीसरा पाया जाता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, जो कहाँ होता है, तने की साइड साइड में। ये एक तना है तो तने की साइड साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका 3 प्रकार का विभाज्योतक ऊतक के बारे में आपने जाना। अब क्वेश्चन है कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फंक्शन होता है वो क्या होता है। व्हाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स। ये क्वेश्चंस इसलिए आपको दिखाए जा रहे हैं कि एग्जाम में बच्चों हूबहू वो चीज नहीं आती है जो किताब में आपके लिखी हुई होती है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जो उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स, क्यों विभाज्योतक ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं उसमें स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं या वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन और आंसर सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स is to divide rapidly and produce new mass of cells। यानी कि जो विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं उनका काम क्या होता है, तेजी से अपने आप को डिवाइड करना और नई मास ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करना। तो वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनेल यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेस्ट सब्सटेंसेस, जो वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करने में काम आता है और वाटर को स्टोर करने में काम आता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और यंग सेल्स होती हैं, तो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है स्टोर करने के लिए ज्यादा होता ही नहीं है। इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में या तो वैक्यूल्स छोटे होते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स जो हैं, वैक्यूल्स आर यूजुअली स्मॉल और नॉट प्रेजेंट एट ऑल इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। या तो रसधानियां प्रेजेंट होंगी तो बहुत छोटी होंगी या फिर प्रेजेंट नहीं होंगी, क्योंकि उनका फंक्शन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कोई खास नहीं होता है। ये क्वेश्चन पहला और इसका आंसर सभी बच्चे नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल 2 और आ सकता है, why are meristematic cells referred to as undifferentiated cells। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे और उसका आंसर भी नोट करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स because they are in a dividing state। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइडिंग स्टेट में होती है, मतलब अपने आप को वो विभाजित करती रहती हैं। एंड देयर नेचर ऑफ वर्क हैज नॉट बीन डिसाइडेड, और उनका काम जो है स्पेसिफिक कोई कार्य उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनका कार्य केवल और केवल विभाजित होना है। When cells perform a particular function, यदि कोई कोशिका एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, they are said to be differentiated, तो वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स या डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती हैं। और अगर वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं तो मतलब उनका काम केवल डिवाइड करते रहने का है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या है, केवल विभाजन करते रहने का है और संख्या को बढ़ाते रहने का है। तो ये दोनों क्वेश्चंस और आंसर सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको उदाहरण के तौर पे बताया गया है वो नोट कर लिया होगा। परमानेंट टिश्यू, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इन तीनों के बारे में जानने के बाद हमने 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए कि क्यों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और क्यों जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं उनकी सेल्स में, या होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। अब हमें किसके बारे में जानना है बच्चों, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है परमानेंट टिश्यूज के बारे में।
परमानेंट टिश्यूज जैसे कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनती हैं, और टिश्यूज की स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। Permanent tissues like xylem and phloem are derived from meristematic tissues, यानी कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो विभाज्योतक ऊतकों का ही रूप होते हैं, यानी विभाज्योतक ऊतक जब मैच्योर हो जाता है तब वो परमानेंट टिश्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आप सभी को लगता है कि जो फूल होते हैं, जो तना होता है, जो पत्तियां होती हैं, क्या वो सभी एक ही प्रकार की सेल्स से बने हैं या अलग अलग प्रकार की सेल्स से बने हैं? तो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग पौधों का भाग जो है वो अलग अलग प्रकार का काम करता है, तो उसका जो कंस्टिट्यूशन है, उसका जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स हैं, वो जिन कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है वो भी एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। फ्लावर जो है वो एक लीफ के रूप में नहीं बदल सकता, और एक लीफ जो है वो अपने आप को तने के रूप में चेंज नहीं कर सकती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंपोनेंट टिश्यूज जो है वो फ्लावर का डिफरेंट है और लीफ का कंपोनेंट टिश्यू जो है वो डिफरेंट होता है, और इसीलिए वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अ फ्लावर कैन नॉट चेंज इनटू अ लीफ एंड अ लीफ कैन नॉट चेंज इनटू अ stem. The component tissues of a flower and a leaf are permanent and do not differentiate. तो क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों कि जो प्लांट्स का अलग अलग अंग होता है, फ्लावर अलग होता है, लीफ अलग होती है, तो फ्लावर और लीफ जो अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से बनते हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतकों से बनते हैं, और ये एक दूसरे में इसीलिए चेंज नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। अब परमानेंट टिश्यूज के बारे में यदि हम बात करें तो परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो क्या हैं? अभी हमने बात करी कि परमानेंट टिश्यूज जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ही रूप हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही जब मैच्योर हो जाती हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज के रूप में आ जाती हैं। परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो अपनी विभाजित होने की क्षमता को खो चुकी हैं, उन कोशिकाओं को हम परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतकों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनका क्या खासियत होती है, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? दे अटेन डेफिनिट शेप, उनका एक निश्चित आकार होता है, उनका एक निश्चित संरचना होती है, एंड फंक्शंस, उनकी निश्चित कार्य भी होते हैं। दे मे बी डेड, वो डेड सेल्स भी हो सकती हैं, वो लिविंग सेल्स भी हो सकती हैं, वो या तो मृत कोशिकाएं भी हो सकती हैं परमानेंट टिश्यूज जो हैं, और वो जीवित कोशिकाओं से भी बने हुए ऊतक हो सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो किससे बनते हैं बच्चों? पहला आपको पॉइंट नोट करना है, परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं। ये वाला पॉइंट सभी बच्चों को याद रखना है कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं, यानी जो हमने विभाज्योतक ऊतकों के बारे में पढ़ा, तो विभाज्योतक ऊतक जब अपनी डिवाइड होने की क्षमता खो देते हैं तब वो परमानेंट टिश्यू में या स्थायी ऊतक के रूप में बदल जाते हैं। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं बच्चों, ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला परमानेंट टिश्यू तो कहलाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा परमानेंट टिश्यू कहलाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब सरल स्थायी ऊतक, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मतलब है जटिल स्थायी ऊतक। तो जिन ऊतकों में
एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक साथ ग्रुप होकर के सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो वो सरल स्थायी ऊतक कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि इस प्रकार के जटिल स्थायी ऊतकों में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती हैं। सरल का मतलब है एक ही तरीके की कोशिकाएं जब एक साथ मिलकर के एक सेम तरीके का काम कर रही होती हैं तो उन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। और यदि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं तो उन्हें हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। और जटिल स्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। परमानेंट टिश्यूज 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और हिंदी वाले बच्चे ये वाली डेफिनेशन को भी नोट कर लेंगे। एक इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना लेंगे ताकि आपको भूलेगा नहीं, आपको याद रहना चाहिए। तो इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये आपका 2 नंबर में ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है जिसके बारे में यदि आपको पता हो पहले से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लिखने में आप अपनी लैंग्वेज में उसको एग्जाम की कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये दोनों सभी बच्चे नोट करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको बार बार हम रिवाइज ही करते चलेंगे हर सेशन में। अभी तक आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, जो आपका एपिकल मेरिस्टेम था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम था और लेटरल मेरिस्टेम था। उसके बाद आपका परमानेंट टिश्यूज आए। परमानेंट टिश्यूज 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आप सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो डेफिनेशन है उसको लिख लेंगे और लिखते समय आप उसको दोहराएंगे भी अपने मन में कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं जब एक साथ ग्रुप हो करके एक सेम टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। और यदि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं ग्रुप होकर के एक साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। ये सभी बच्चों ने आई होप नोट कर लिया होगा। और आपको फिर से बता देती, मतलब दोबारा से बता रही हूँ मैं ये बात, अगर आपको चैप्टर्स में, जैसे ये क्लास 9th का सेशन चल रहा है बच्चों, तो क्लास 9th के बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आपका बायो से रिलेटेड जो क्लास 9th में क्लियर नहीं है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से अपनी कोई क्वेरी पूछते हैं तो सेम सेशन में, अगर रिलेटेड टॉपिक है तो सेम सेशन में या फिर अगले सेशन में उस क्वेरी का समाधान कर दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और आपको अच्छी तरह से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा ताकि आपके दिमाग में हो रही कंफ्यूजन जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। ये बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, नाम है अलग अलग, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। कुछ इस तरीके का एक ट्रांसवर्स सेक्शन जब लिया गया, एक टीएस सेक्शन लिया गया जब, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम सामने आया।
जिसमें क्या है, जिसमें सेल वॉल जो है वो लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल होती है और बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ल्यूमेन। तो हेडिंग डालेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर आपको देखना है। स्क्लेरेनकाइमा जो होती हैं वो उसके अंदर लॉन्ग और नैरो डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि लंबी लंबी और सक्रिय मृत कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर थिक वॉल्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है क्योंकि वहां पे लिग्निन नाम के एक केमिकल का डिपोजिशन हो रहा होता है। द वॉल्स आर सो थिक दैट देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, दो कोशिकाओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर, ये टीएस सेक्शन किसका है? स्क्लेरेनकाइमा का है, जो परमानेंट टिश्यूज का ही एक पार्ट है। परमानेंट टिश्यू का टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में आप स्क्लेरेनकाइमा के बारे में देख रहे हैं कि स्क्लेरेनकाइमा क्या है, जिसमें लॉन्ग और नैरो डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेल्स जो हैं ऐसे टिश्यूज बनाती हैं जिनमें थिक वॉल्ड होती हैं सेल वॉल, क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है और सेल्स जो होती हैं उनकी सेल वॉल थिक बहुत होती है और बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये हमने बात करी स्क्लेरेनकाइमा की। दूसरा आता है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा भी दो तरीके की सेल्स हो सकती हैं स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? टिश्यू है और स्क्लेरेनकाइमा में दो प्रकार की सेल्स हो सकती हैं। तो इसको सभी बच्चे कॉपी में साथ साथ नोट करते चलेंगे। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, पहले प्रकार की सेल्स को हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, ये प्रेजेंट हो सकती हैं। और ये जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं, दीज आर इलोंगेटेड डेड सेल्स विथ पॉइंटेड एंड्स, यानी कि वो लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं और जिनका एंड जो है वो पॉइंटेड होता है। और इन टिश्यूज के बीच में जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता है या एब्सेंट होता है। ऑल द सेल्स हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स, यानी कि सभी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी लिग्निन मटेरियल से बनी हुई होती है, यानी वहां पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और दीज सेल्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये स्टेम्स में प्रेजेंट होती हैं, वैस्कुलर बंडल्स के संवहन ऊतकों के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं और लीव्स की वेन्स में इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये नोट करेंगे सभी बच्चे, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट होती हैं, अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स एंड इन द वेन्स ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों की जो आपको नसें दिखाई पड़ती हैं, वेन्स दिखाई पड़ती हैं, उनमें इसी तरीके के स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरे प्रकार के स्क्लेरेनकाइमा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, उनका नाम है स्क्लेरिड्स। उसका क्या नाम है? स्क्लेरिड्स है उनका नाम। और स्क्लेरिड्स क्या होती हैं? इनको हम स्टोन सेल्स के नाम से जानते हैं। इनको हम किसके नाम से जानते हैं? स्क्लेरिड्स जो हैं वो स्टोन सेल्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ये क्या होती हैं? ये शॉर्ट स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, यानी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। और स्क्लेरिड्स क्या होती हैं बच्चों? ये स्टोन सेल्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। और ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं दैट वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, जिनके आकार में और संरचना में बहुत ज्यादा विविधता होती है। फाइबर्स के जैसे ही दे ऑल्सो हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स, यानी स्क्लेरिड्स में भी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? चूंकि इनको हम स्टोन सेल्स के नाम से जानते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आम की गुठली जो है
तो जो बीज का कवर है वहां पे ये स्क्लेरेट्स पाई जाती होंगी। दे यूजुअली अकर इन हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज हार्ड कवर्स ऑफ सीड्स एंड नट्स, यानी कि जैसे पाइरस के पल्प में भी ये पाया जाता है। तो पहले स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और स्क्लेरीज के बारे में लिखेंगे कि वो कैसी होती हैं और कहाँ पे पाई जाती हैं। 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स में भी ऐसे ही 2 पॉइंट लिखना है कि वो कहाँ पाई जाती है और किस तरीके की होती है। स्क्लेरीज में भी आपको वही लिखना है कि किस तरीके की होती है और कहाँ पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आप पढ़ रहे हैं बच्चों, और ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये आपका आप स्थायी ऊतक के अंतर्गत स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहली चीज ये आपने जाना कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो टफ सेल्स होती है, यानी कि ऐसा दृढ़ स्ट्रक्चर होता है। तो कहाँ कहाँ पे पाई जाती होगी? स्क्लेरेनकाइमा इज टफ एंड रिजिड, इसलिए ये क्या करती है? ये पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू अ प्लांट, और वो अलग अलग पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, यानी कि स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम किसका होता है? स्क्लेरेनकाइमा का होता है। स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है? टफ एंड रिजिड। क्यों होती है? लिग्निफाइड सेल वॉल्स, मोटी मोटी सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती है। दूसरा स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? वो पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी भी देने का काम करती है अलग अलग पार्ट्स को। तो आई थिंक सभी बच्चों ने स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और स्क्लेरीज के बारे में नोट करा होगा। अब आपको 3 अलग अलग सेल्स होती हैं, उनके नाम नोट कर लेने हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों को आपको नोट करना है। पेरेनकाइमा जो होता है वो कैसी होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड। इसको ये आप जो ये चार्ट है ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। पेरेनकाइमा जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स, पतली पतली कोशिका भित्ति होती है और ये जीवित कोशिकाएं होती है। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा में सेल्स में भी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल, ये आकार में ओवल हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं या पॉलीगोनल हो सकती हैं। सेल वॉल पेरेनकाइमा की सेलुलोज से बनी हुई होती है और बेसिक पैकेजिंग टिश्यू का काम ये करती हैं, और इट ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है कोलेनकाइमा। बच्चों, आज के सेशन में आपने स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अच्छी तरह से जान लिया, और आपको स्क्रीन पर 3 प्रकार की सेल्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों के बारे में अगले सेशन में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।